नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लोग एक ऐसी दिव्य व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उस व्यक्ति का नाम तो आप जानते होंगे, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कह करके संबोधित करते हैं। तो आज के सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण तो है ही साथ जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पूरा गांधी जी के बारे में जानेंगे कि गांधी से वो कैसे गांधी जी बन गए और गांधी जी से महात्मा बनने की उनकी पूरी कहानी क्या रही और किस प्रकार से उन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे गांधी जी के परिचय से। तो बात करते हैं कि गांधी जी की, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पोरबंदर आप जानते हैं कि गुजरात में है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में आप मनाते भी हैं। तो जब ये पोरबंदर में जन्म लेते तो इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई। तो इन्हीं के नाम से जो है इनका बचपन का नाम मोहनदास होता है। मोहनदास में करमचंद यानी पिताजी का नाम जुड़ा होता है, इसी वजह से मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम होता है। शुरुआती इनका जीवन के बारे में बात करें तो शुरुआत में जैसे हम बच्चा एक पैदा होता है अपने खेल कूद के साथ धीरे धीरे बड़ा होता है, गांधी जी का जीवन भी सामान्य रहा। और गांधी जी के जीवन की जो व्याख्या करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैसे की जो एक गरीबी होती, गरीबी नहीं थी एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो पोरबंदर के दीवान थे। समय बीतता गया, धीरे धीरे उदंडता बढ़ती गई। जैसे जैसे बच्चे होते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं, उदंडता बढ़ती। गांधी जी भी सेम वैसे थे। पढ़ने लिखने में शुरुआती दौर में इनका मन कम लगता था, लेकिन इनका जो धर्म है, इनके परिवार के जो लोग हुआ करते थे वैष्णव मत को मानते थे, इसीलिए मांस खाना वर्जित था। और दूसरी चीज़ दूसरे धर्मों का सम्मान करना, शांत विचारधारा होना, इन सब की नीति इनके परिवार से ही इनको मिली थी। समय बीतता गया, 13 वर्ष की उम्र हुई। 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया और विवाह महज 13 वर्ष की उम्र में करा दिया गया, क्योंकि उदंडता को देखते हुए इनके पिताजी इनको विवाह करा देते हैं। और पारिवारिक जीवन के साथ साथ वैवाहिक जीवन को अनुभव करते हुए ये 1388 तक अपने पढ़ाई को भी जारी रखते हैं, किसी तरीके से आगे बढ़ती है। बाद में इनके पिताजी के द्वारा इनको भेज दिया जाता है इंग्लैंड, और इंग्लैंड जा करके अपना लॉ की पढ़ाई करते हैं। और लॉ की पढ़ाई करने के साथ साथ इन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड जाकर ही भगवत गीता का अध्ययन किया। और भगवत गीता में इनको 2 शब्दों से अवगत हुए। 2 शब्द इनको बहुत प्रभावित किए। एक शब्द था अपरिग्रह और दूसरा शब्द था समभाव। अपरिग्रह का मतलब क्या है कि इनका मानना यह था कि जीवन में केवल उतना ही धन का संचय करो जितना अपना जीवन का निर्वाह हो सके। इसी को इन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। दूसरी चीज़ संभाव का मतलब इन्होंने एक शब्द सीखा कि जीवन में कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ना है और सत्य के साथ अहिंसा का पालन करना है। और दूसरी चीज़ ये था कि इन्होंने संभाव को लेकर के ये भी व्यक्त किया कि असफलता कितनी बार भी क्यों हाथ ना लगे, लेकिन हमेशा हमको सफलता के राह पर चलना ही चलना है। और इसी 2 शब्दों को अपने जीवन में उतार करके गांधी जी 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से वापसी कर जाते हैं। और 1891 में जब ये वापस होते हैं तो इनकी माताजी की डेथ हो जाती है उसी बीच। उसके पश्चात ये पारिवारिक थोड़ा सा बोझ जब इनके ऊपर पड़ता है तो 1891 के बाद गुजरात में ही पहली बार ये वकालत शुरू करते हैं। और गुजरात में पहले ही केस इनके हाथ जैसे ही लगती है और पहला केस हार जाने की वजह से इनमें क्या होता है कि एक तरीके से पहला ही केस हो, उत्सुकता ज़्यादा रहती है, लेकिन पहली बार ही इनको असफलता मिलती है, जिसकी वजह से इनके आसपास के जानने वाले लोग इनके समक्ष नहीं आते केस लेकर के।
समय बीतता है तो यहाँ पर अच्छी कमाई नहीं हो पाती है, तो ये अपने कमाई के यानी घर के परिवार के खर्चे को चलाने के लिए अपने को महाराष्ट्र यानी मुंबई ले करके चले जाते हैं और मुंबई में जा कर के वकालत करते हैं। परंतु वहाँ भी कोई विशेष काम ना मिलने की वजह से, कोई केस ना मिलने की वजह से बाद में जो मुकदमा लिखा जाता है वही लिखने का काम ये शुरू कर देते हैं। उसी बीच एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है, जिसकी एक व्यापारी अब्दुल्ला नामक व्यक्ति, उनकी मुलाकात होती है 1893 ईस्वी में और इनको आमंत्रित करता है कि इसका एक केस था, उस केस को लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने का। तो गांधी जी ने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया और अब्दुल्ला व्यक्ति जो था, अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने इनको 1 साल का एडवांस पैसा दे दिया। तो 1893 ईस्वी में गांधी जी रवाना हो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए और दक्षिण अफ्रीका जा कर के वहाँ पर जब ये पहली बार कोर्ट में प्रवेश करते हैं तो पगड़ी बांधे हुए होते हैं। जब पगड़ी बांध करके केस लड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ का जो आदमी होता है यानी वहाँ का जज ने क्या किया, इनको कहा कि पगड़ी उतार दो। अब पगड़ी उतारने के लिए जज ने जैसे बोला तो इन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद ये अगले दिन पूरे हेडलाइन बन चुके थे। और होता क्या है कि डरबन से प्रिटोरिया के बीच ये जा रही ट्रेन के बीच में एक बैठ जाते हैं, क्योंकि पूरे देश में लगभग ये प्रचलित हो चुके थे कि एक भारतीय के द्वारा इस तरीके से कोर्ट की अवहेलना की गई। इसकी वजह से ये फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन में बैठने के बाद ये कुछ दूर क्रॉस करते हैं तो एक पीटर मोरिट्जबर्ग नामक एक स्टेशन, उसी स्टेशन पर अंग्रेज़ों के द्वारा इनको उठा करके बाहर फेंक दिया जाता है। ठंडी का मौसम था, बेचारे रात भर सिकुड़ करके किसी तरीके से जीवन यापन किए, यानी उस दिन बिताए। जैसे इनका जीवन बीतता है उसी दिन ये कसम खाते हैं कि जब तक मैं अंग्रेज़ों को उखाड़ करके फेंक नहीं दूंगा, यानी अंग्रेज़ों को सबक नहीं सिखा देता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चूँकि उस समय आप दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को लेकर के बहुत अभद्रता फैलाई जा रही थी, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा काले कह करके संबोधित किया जाता था एशिया वालों को। तो एशिया वाले यानी भारतीय लोग ही ज़्यादातर लोग जाते थे, तो भारतीय लोगों को वे काले लोग कह करके संबोधित करते थे। इसी को ले करके पहली बार गांधी जी क्या करते हैं, सत्याग्रह छेड़ने का प्रयास करते हैं। परंतु उसी बीच हो जाता है कि आपका एक युद्ध हो जाता है, बोवर का युद्ध 1899 ईस्वी में। और बोवर के युद्ध में अंग्रेज लड़ते भी हैं और सैनिक होते हैं भारतीय, तो भारतीयों की सहायता देने के लिए वे फ्री एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता कराते हैं। इस तरीके से भारतीय सैनिकों की रक्षा की जाती है। तो कुछ समय बीतता है और 1901 ईस्वी में सपरिवार भारत वापसी होती इनकी। 1901 ईस्वी में जब वापसी होती है तो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा होता है, उस अधिवेशन में भाग लेते हैं और अधिवेशन में भाग लेने के साथ साथ मुंबई में आकर के जाते हैं। तो दफ्तर जब बना करके वापस फिर इनको बुलावा आता है दक्षिण अफ्रीका से लोगों के द्वारा, तो वापस 1902 ईस्वी में वापसी हो जाती है। 1902 ईस्वी में जाने के पश्चात 1904 ईस्वी में डरबन में फीनिक्स में ये जा करके स्थापना करते हैं एक आश्रम की, जिसे फीनिक्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। समय ऐसे बीतता है, गांधी जी धीरे धीरे दौर में बढ़ रहे होते हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका में लोगों से मिलजुल रहे होते हैं, क्योंकि इनका प्रचार प्रसार ये जानना चाहते थे कि इंडिया के लोगों की ओपिनियन क्या है, यानी इंडिया के लोग चाहते क्या हैं। इसीलिए इन्होंने 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्राचार की शुरुआत की और यह पत्राचार लिखने की शुरुआत फीनिक्स आश्रम से ही की जाती है और लगातार लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है। समय बीतता चला जाता है। समय बीतने के साथ 1906 ईस्वी में एक विद्रोह हो जाता है, जिसे जुलू विद्रोह के नाम से जानते हैं। उसी बीच गांधी जी ने पहली बार कसम खाया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता रहूँगा। और इसी बीच होता क्या है कि 1907 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा जो है पहला सत्याग्रह छेड़ दिया जाता है, उस एक्ट के लिए जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट का मतलब होता है कि जो पंजीकरण ज़बरदस्ती कराया जाता था, उन लोगों के लिए पंजीकरण कराया जाता था जो एशिया के लोग जाते थे अफ्रीका में।
यानी उनके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक था और उनको वहाँ पे पंजीकरण करने के मतलब अगर आप घूमने की दृष्टि से जाएं या कमाने की दृष्टि से जाएं तो सबसे पहले वहाँ को आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, ऐसा ब्रिटिश सरकार ने रूल रखा हुआ था। और पंजीकरण कराने के लिए पैसा लगता था। सब भारतीयों के पास या सब एशिया वालों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं हो पाती थी। इसका विरोध चल रहा होता है जिसे ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक एक्ट के विरोध में गांधी जी खड़े हो जाते हैं। 1908 ईस्वी में पहली बार जेल जाते हैं और यही उन्हीं के साथ उन्होंने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा का पालन करूंगा, परंतु किसी भी हाल में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और इन्हीं शस्त्र को न उठाने की वजह से सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी कर लेना। तो इस तरीके से 1908 में पहली बार ये जेल जाते हैं। और 1909 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं भारतीयों की समस्या को लेकर के। और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो जहाज़ में बैठ करके ही हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखते हैं। और हिंद स्वराज आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1909 ईस्वी के पश्चात ये 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं जो जोहान्सबर्ग में स्थित है। उसके पश्चात इन्होंने देखा कि लंबा अंतराल बीतता चला जा रहा है, यह सत्याग्रह लगातार चलता जा रहा है, कुछ एक विशेष करने की आवश्यकता है। इन्होंने भारतीयों को उत्साहित करने के लिए 1913 ईस्वी में द ग्रेट मार्च यात्रा की शुरुआत किया। और द ग्रेट मार्च यात्रा कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसा आंदोलन जो कभी देखने को नहीं मिला था। वहाँ पे सभी महिलाएं, सभी पुरुष से लेकर के बच्चे तक वहाँ पर सब गांधी जी के साथ हो गए और मजबूरन हो करके ब्रिटिश सरकार को यह कानून ब्लैक एक्ट को वापस लेना पड़ता है। और गांधी जी की द ग्रेट मार्च यात्रा के साथ इनका सत्याग्रह क्या होता है, सफल माना जाता है। और गांधी से ये बन जाते हैं गांधी जी। और गांधी जी जैसे ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये क्या होते हैं, पूरी दुनिया में प्रचलित होना शुरू होते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्य के लिए इनकी जो जीत थी इनको एक संदेश दे रही थी कि किसी भी सरकार को अगर झुकाना है, किसी भी सरकार को अपनी बात को मनवाना है तो उसको सत्य से आग्रह कराइए, यानी सत्य से उसको परिचय कराइए और आंदोलन करिए, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। इसी बात को लेकर के उन्होंने राजनीति में भारत में प्रवेश किया और भारत इनकी वापसी होती है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, जिसे हम प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब ये भारत में आते हैं तो भारत में आने के पश्चात कुछ दिन रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद 25 मई 1915 ईस्वी को कोचरब नामक स्थान, कोचरब जो है गुजरात में है, अहमदाबाद में है, कोचरब नामक स्थान पर एक आश्रम की स्थापना करते हैं जिसे कोचरब आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि उस समय एक रोग फैला हुआ था जिसे प्लेग कहते हैं। प्लेग इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा था कि वह कोचरब आश्रम को भी प्रभावित कर गया। अब कोचरब आश्रम को प्रभावित कर गया तो इन्होंने कोचरब स्थान को छोड़ करके अपने आश्रम को ला करके साबरमती नदी के किनारे उसको शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन ये साबरमती नदी के किनारे होने की वजह से कुछ समय के बाद इस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम हो गया। तो इस प्रकार से 1917 ईस्वी में कह सकते हैं कि साबरमती की स्थापना हो गई। तो साबरमती आश्रम के पहले जो आपका पुराना नाम अगर पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में तो कोचरब आश्रम था। तो गांधी जी जब इस तरीके से एक आश्रम इसलिए जोड़े जाते हैं ताकि लोगों को यहाँ पर ला करके जोड़ा जा सके। 1916 की शुरुआत होती है। गांधी जी धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश करते हैं, लेकिन राजनीति से प्रवेश करने के पहले इनको अपनी गुरु की कही गई बातें याद आती हैं। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इनकी एक बार मुलाकात होती है। उस मुलाकात में ये बताते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से कहते हैं कि राजनीति में अगर प्रवेश करना है तो सबसे पहले आँखों को अपने खुला रखिए, कानों को भी खुला रखिए, देखिए सब कुछ, परंतु अपने मुंह को क्या करिए, बंद रखिए। जब ज़रूरत पड़े, जब आपको एहसास हो जाए कि अब परिस्थिति वो आ गई है कि जब हमारे बोलने का समय है, आप परिस्थितियों को समझने के बाद ही इस तरीके से अगर आप प्रवेश करते हैं तो आप राजनीति में सफल माने जाएंगे। उन्हीं की बातों का अनुभव करते हुए 1916 ईस्वी में
होम रूल लीग की एक संस्था स्थापित की जाती है। दो संस्थाएं बनती हैं। एक संस्था की स्थापना की जाती है एनी बेसेंट के द्वारा और दूसरी संस्था की स्थापना की जाती है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो होम रूल लीग 1916 ईस्वी में बनता है और 1916 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा इस संस्था को ज्वाइन कर लिया जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखिए कि 1916 ईस्वी में दो संस्थाएं बनी। एक का नाम आपका समझिए होम रूल लीग और दूसरे का नाम भी यही था, लेकिन इसको नाम रखा गया अखिल भारतीय होम रूल लीग। अखिल भारतीय होम रूल लीग। इन दोनों संस्था की स्थापना 1916 ईस्वी में होती है। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जबकि आपकी बात किया जाए अखिल भारतीय लीग की, तो इसको याद रखिएगा एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा। तो गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी के द्वारा पहला जो संस्था ज्वाइन किया गया था वो होम रूल लीग ही था। 1916 ईस्वी में इसको ज्वाइन किया जाता है और गांधी जी इसके एक सदस्य बन जाते हैं। सदस्य के रूप में गांधी जी प्रवेश करते हैं इसमें। तो प्रश्न अगर आपसे जब भी कभी पूछा जाए कि गांधी जी के द्वारा सबसे पहली संस्था कौन सी ज्वाइन की गई थी भारत में, तो होम रूल लीग को ज्वाइन किया गया था। अब होम रूल लीग देखिए, होम रूल लीग जो है एक कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1916 ईस्वी में। कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 ईस्वी में। कहाँ अधिवेशन होता है? तो इसकी मीटिंग की जाती भैया लखनऊ में। अब आप समझिए, इधर से होम रूल लीग कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए आते हैं, यानी इनके जो सदस्य होते हैं वो भाग लेने के लिए आते हैं। दूसरा, कांग्रेस का अधिवेशन लगातार, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 से लगातार हर वर्ष एक अधिवेशन बुलाया जाता रहा। इस बार कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है और इसमें खास बात क्या होती है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से पहली बार मुस्लिम को और प्लस कांग्रेस को, मुस्लिम लीग और प्लस कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो इसी सम्मेलन में जो ये अधिवेशन होता है, इसी अधिवेशन में गांधी जी भी भाग लेते हैं। तो गांधी जी जब पहली बार भाग लेते हैं तो इनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आता है बिहार से, और बिहार के किस स्थान से आता है? चंपारण से। तो चंपारण से वह व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम होता है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल अपनी समस्या को लेकर के गांधी जी से मिलने के लिए लखनऊ में आता है और लखनऊ में आकर के अपनी समस्याओं को बताते हैं। तो गांधी जी जब इनकी समस्याओं को सुनते हैं और सुनने के पश्चात ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, मैं आपकी समस्या को समाधान करने के लिए चंपारण की यात्रा जरूर करूँगा। तो गांधी जी के द्वारा पहली यात्रा शुरू होती है 1917 ईस्वी में, जिसे हम लोग कहते हैं चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ये गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। तो गांधी जी जैसे ही पहुंचते हैं ये चंपारण की बाउंड्री पे, यानी जैसे ही बिहार में प्रवेश करते हैं, तो बिहार में आज के समय में आप मैप में देखेंगे तो सबसे ऊपर किनारे साइड में आप देखेंगे पश्चिम में, तो पश्चिमी चंपारण है और पूर्वी चंपारण। उस समय दोनों एक ही हुआ करते थे, तो अब के समय में बढ़ गया है। तो चंपारण में जैसे ही गांधी जी प्रवेश करते हैं तो गांधी जी को रोक दिया जाता है। अब बात ये हुई कि आखिर चंपारण का मैटर क्या था? तो चंपारण में ये था कि वहाँ पर नील की खेती, जैसे समझिए उस समय, आज के समय में 20 बिस्वा को मिला करके 1 बीघा बोला जाता है। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा के। तो उस समय जो 20 बिस्वा होता था उस पर 3/20 यानी 3 बिस्से पर आपके नील की खेती करना अनिवार्य माना जाता था। अब नील की खेती की बड़ी डिमांड थी, नील की बहुत डिमांड थी, लेकिन नील की खेती होती थी तो जबरन कराई जाती थी, और जबरन कराए जाने के साथ साथ नील का जो पैसा उत्पादन यानी उसको बेचने पर जो प्रॉफिट होता था वो पूरा का पूरा ब्रिटिश सरकार ले लेती थी। इससे किसानों को घाटा होता था, तो किसानों ने इसका विरोध किया। अब इसी को लेकर के 3/20 खेती पर किया जाता था ये नील की खेती, इसीलिए इसको 3 कठिया पद्धत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 कठिया पद्धत। तो आपसे प्रश्न भी अगर पूछा जाए तो ये भी आप याद रखिएगा,
तिनकठिया पद्धति किससे संबंधित है? तिनकठिया पद्धति नील की खेती से संबंधित है। और ये किस आंदोलन का हिस्सा रहा? तो चंपारण सत्याग्रह का हिस्सा रहा। तो गांधी जी जैसे पहुंचते हैं वहाँ पर तो उनको बाउंड्री पर रोक लिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो गांधी जी वहीं बैठ जाते हैं और गांधी जी के बैठते ही वहाँ पर अन्य लोगों की धीरे धीरे भीड़ जमावड़ा शुरू हो जाता है। जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये अनाउंस करा दिया जाता है कि गांधी जी आ चुके हैं और गांधी जी को मिलने के लिए तमाम चंपारण से और चंपारण के अन्य ज़िलों से भी, बिहार के अन्य ज़िलों से भी लोग आना शुरू कर देते हैं। जब लोगों का जमावड़ा लगातार बढ़ता चला जाता है तो इस स्थिति को देखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी ने इसके पहले भी सत्याग्रह किया था, सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किए थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार उनकी बातों से, उनके कर्मों से अवगत थी। उनको ऐसा लगा कि कहीं दक्षिण अफ्रीका जैसा हाल ना हो जाए, इसीलिए तुरंत एक समिति की गठन किया जाता है और समिति के द्वारा ये जांच कराई जाती है कि क्या वास्तव में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो समिति ये अपना रिपोर्ट पेश करती है और पेश करने के पश्चात ये कहती है कि हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही है। बाद में क्या किया जाता है? नील की खेती को जबरन कराने से मना कर दिया जाता है। इस तरीके से गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह सफल माना जाता है। तो प्रश्न जब आपसे पूछे कि भारत में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। अब देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जैसे ही, अब चंपारण सत्याग्रह में प्रश्न भी, आपके प्रश्न की लिहाज से बात करें तो गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद और जे बी कृपलानी भी गए थे। तो बात करते हैं जैसे चंपारण सत्याग्रह सफल होता है, इस सफलता को देखते हुए एक व्यक्ति थे जिन्हें हम लोग कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दे दी जाती है और तब से ये गांधी जी महात्मा बन गए और तब से महात्मा गांधी कहलाने लगे। तो चंपारण सत्याग्रह से ही महात्मा की पदवी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया जाता है। तब से हमारे ये महान आत्मा, यानी उन्होंने कहा कि ये कार्य सिर्फ और सिर्फ एक महान आत्मा ही कर सकती है, यानी महान आत्मा का, महान दिव्य व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उपाधि कौन सी दिया? महात्मा की उपाधि। अब यहाँ से एक प्रश्न थोड़ा सा और देख लीजिएगा आप लोग कि चंपारण सत्याग्रह का अगर कोई इस खुशी में, इस बात को अनुभव करके अगर महात्मा की पदवी दे रहा है तो कोई ना कोई विरोध तो जरूर करेगा। तो विरोध करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, उनका नाम था एन.जी. रंगा। तो एन.जी. रंगा के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि गांधी किस प्रकार से गांधी जी बन जाते हैं और गांधी जी से किस प्रकार वो महात्मा की पदवी उनको ग्रहण होती है। आगे की क्लास में हम लोग मिलेंगे और गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से गांधी जी देश को आज़ाद कराते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम को साथ लेने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, असहयोग आंदोलन करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रकार से साथ देते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे।